साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि डॉक्टर आशुतोष के अचानक चले जाने के बाद मंगरुआ डॉक्टर आशुतोष के मित्र मंडली का जो बड़ा संसार है से जुड़कर उनके जीवन के, उनके छात्र जीवन के, उनके आंदोलन के जीवन के, वर्तमान जीवन के विविध पहलुओं पर बात कर रहा है। कई लोगों से बात हुई, आंदोलन की चर्चा हुई, वो भी गंगा मुक्ति आंदोलन की। और जैसे ही गंगा मुक्ति आंदोलन का नाम आता है, केंद्र में अनिल प्रकाश जी होते हैं। तो अनिल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर प्रणाम। सर, आशुतोष के जाने की सूचना आपको कैसे मिली थी सर? जिस समय वो दुर्घटना हुई थी, आग लगने वाली किचन में, उसके बाद सबसे पहले तो शेखर जो सबसे छोटे भाई हैं, चित्रकार हैं आशुतोष के, शेखर का एक व्हाट्सएप मैसेज, जी। नहीं उसके पहले किन्हीं का फेसबुक पर कुछ दुर्घटना के बारे में आई खबर। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। फिर योगेंद्र का पहुंच गए वहां, और अनीश ने फिर फोन किया। अनीश भी पहुंच गए थे। तो ऐसा लगने लगा था कि वो ठीक हो जी। और बल्कि शुरू में तो रविशंकर जी ने जो सूचना दी थी उससे लगा था कि आशुतोष को कुछ हुआ ही नहीं है, हल्का चोट उठाई है, बच्चे को जो हुआ है हॉस्पिटल में था। लेकिन बाद में खबर आई कि ये, तो हम लोगों को आशा थी कि कम से कम आशुतोष तो बच गए। लेकिन बाद में खबर आई तो योगेंद्र का जो पोस्ट था, शेखर ने भी फोन पर हमने बात की तो शेखर ने भी बताया कि किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है और बच्चा तो गुजर ही चुका था। तो बहुत आशा हो गई थी योगेंद्र के पोस्ट से कि भाई ये तो, और अनीश के फोन से, बल्कि अनीश थोड़ा निश्चिंत होकर के मुंबई चले गए। तो लेकिन फिर खबर आई, इसके लिए हम तैयार नहीं थे मानसिक रूप से एकदम। ऐसे भी नहीं तैयार होने का सवाल है, लेकिन उस स्टेज में शेखर का फिर सबसे पहले हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आया। फिर मैंने से फोन किया तो ये पता चला। तब से हम लोग सदमे में ही हैं, बहुत जबरदस्त सदमे में, क्योंकि बहुत प्यारा और प्रिय साथी हमारा चला गया। सबका प्यारा साथी था हमारा, तो खैर बहुत निकटतम साथियों में जो हो गए थे भागलपुर में। बाद के दिनों तक भी संबंध रहा और बहुत प्रखर आदमी थे आशुतोष, बहुत प्रतिभाशाली। ये संयोग कहिए कि जो भागलपुर हम गए, कहलगांव, मतलब पहले भी जाना आना रहता था, लेकिन कहलगांव से एक टीम आई थी नौजवानों की, तो 3 लोगों की, पटना हमारे पास। तो उसके पहले रंजीव भागलपुर गए थे कुछ दूसरे मामलों का अध्ययन करने के लिए, साथी पटना से गए थे। और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट, मतलब गंगा की जमींदारी वगैरह के बारे में रिपोर्ट लिखी थी, छपी भी थी। और उनका बहुत दबाव था रंजीव का कि हम भागलपुर जाएं। हमारा कोई इरादा उस समय कहलगांव जाने का था नहीं। और असल में बोधगया का जो भूमि मुक्ति आंदोलन हुआ था, जिसमें मठ के अवैध कब्जे से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त हुई थी, या बाद के दिनों में तो
20-25 हजार एकड़ जमीन जो दूसरे लैंडलॉर्ड थे उसके कब्जे से मुक्त हुई। वो एक अद्भुत लड़ाई थी, अहिंसा शांतिपूर्ण तक लड़ाई थी। तो वहां करीब मुझे याद है जानकी दास जी वहां के नेता है, वो आए मेरे पास, कुछ किसी वजह से कुछ हम रुष्ट हो गए थे वहां से। और वो एक मेरे पास से लेटर लेके आए, इस पर 117 लोगों का दस्तखत था उस पूरे इलाके का, आंदोलन के साथियों का। ये आप चलिए वहाँ कंसंट्रेट कीजिए। और हम लोग असल में वहाँ रचनात्मक काम शुरू करने वाले थे। गाँव गाँव में जब 54 कचहरियाँ मुक्त हुई थी जमींदारों के और गुंडों के कब्जे से, तो वहाँ स्कूल और अस्पताल बनाने की कुछ योजना थी और रिकंस्ट्रक्शन। तो वहां से मतलब हमने वायदा कर दिया। इस बीच में रंजीव का दबाव पड़ने लगा, फिर वहां से आ गए भागलपुर से, कहलगांव से कुछ नौजवान लोग जो जुड़े हुए थे मल्लाहों के ऊपर होने वाले जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ में थे वो लोग। हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे मन में दूसरा था, लेकिन रंजीव जी ने हमको विवश कर दिया। और रंजीव जी ने कहा कि आप डर रहे हैं। क्या बात है, क्यों डरेंगे? तो बोले वहां टुकड़े टुकड़े काट देता है गंगा के जमींदारों का जो गुंडा सब है, वो जिसका विरोध करता है उसको टुकड़े टुकड़े काट देता है। अब हमको आगे हटाओ, हमने कहा ना कौन डरता है, चलते हैं। गए, हमको कुछ पता ही नहीं था। तो भागलपुर पहुंचे। विजय हमारे एक साथी जो प्रोफेसर है वहां पर, उनका बहुत प्रमुख रोल रहा है, बल्कि हमारे भागलपुर जाने में भी उनका। और शुरू में तो यही 2 लोगों की टीम थी वहां। रामशरण जी ट्रेन में चढ़ गए कहलगांव में, और उसके बाद जो है लोग गए कहलगांव, सम्मेलन हुआ, खैर बातचीत हुई, शुरुआत हुई। हम तब भी हमारा इरादा नहीं था कैंप करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन रामशरण जी ने शाम को लौटे रात में तो कहा कि आप यहाँ रहिए कम से कम साल। तो खैर हमको अंत में निर्णय ले लिया मैंने। तो अब समस्या थी कि गांव में मतलब आसान काम नहीं था, खड़े करने लगे। अब शहर में बहुत सारे साथियों की जरूरत थी। अगर हम लोग शहर के कामों में लगते, मान लीजिए वैचारिक विमर्श में लगते, या फिर आते जाते थे हम लोग गाँव से, या बहस मुबाहिसे में, सब में तो बहुत तरह काम होते हैं। तो संघर्ष में और बहुत तरह के समर्थन की जरूरत होती है और वैचारिक। तो उसी में तलाश में सबसे पहले जो मिले वो आशुतोष मिले। हमको याद है अपनी पूरी मंडली में से ये लोग मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप में थे, और उसके छात्र शाखा में बहुत ही जुझारू और प्रतिभाशाली छात्र थे। योगेंद्र थे, आशुतोष थे, योगेंद्र थे, प्रेम प्रभाकर थे, और लोग भी थे। तो सबसे पहले मुझे याद है कि आशुतोष आए, और आशुतोष ने ही तैयार किया योगेंद्र को। खूब बहस हुई, वैचारिक बहस, क्योंकि एक तरह का गांधीवाद, गांधी के विचार और इसका अम्बेडकर का विचार, मार्क्स का विचार, विलक्षण रविदास हैं, खुद प्रखर युवा थे उस समय, इतिहास के विद्यार्थी थे। उनके हॉस्टल में हम आशुतोष वगैरह कई बार रात में रुके थे, रात में मीटिंग हुई, मान लीजिए हॉस्टल में रुक गए रात में, ऐसा बहुत बार हुआ। और उनका भी
बाद में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, रिटायर करना है, वो भी थे। अनिल सिन्हा, जिनका इंटरव्यू किया आपने अभी, और इन सबको लाने में एक बड़ा योगदान था साहू जी का, प्रोफेसर थे और उनके लड़के थे। तो इन लोगों के शामिल हो जाने से फिर बाद में किशन कालजई आए और धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहा आने का शहर में। और इन लोगों ने मोर्चा समझिए तो संभाल लिया। थोड़ा टफ था, प्रेम प्रभाकर का भी जाना बहुत ही लोगों के लिए दुखद ही रहा, बहुत अत्यंत दुखद है। और प्रेम प्रभाकर मान नहीं रहे थे, योगेंद्र भी मान गए गंगा मुक्ति आंदोलन ज्वाइन करने के लिए, और प्रेम प्रभाकर भी मान गए। लेकिन इस सब लोगों को वैचारिक रूप से रात दिन बहस करने का हम लोग तो कम ही करते थे। वो याद हो कि योगेंद्र तैयार नहीं हो रहे थे। योगेंद्र एक दिन हमारे साथ पहलगांव में रात भर रहे, बहस होती रही, सुबह बहस होती रही, और फिर उसके बाद धीरे 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 तो इस तरह से पूरी मंडली पटना तक सफदर आए। दर की पत्नी साजिना अब नहीं रही, साजिना तो अनीश तो आए ही बाद में, नौका जुलूस के समय सफदर और अनीश सब साथ थे, एक साथ थे। और इन लोगों के आपस में रविशंकर रवि कल नाटक करते थे, पत्रकारिता भी करते थे, आपने शुरू किया। मतलब अनगिनत थे लोग, राधा बाबू, और इनका योगदान अद्भुत योगदान है। मतलब वैचारिक बहस, क्योंकि हम लोग जिन सवालों को उठा रहे थे असल में वो केवल जंगा की जमींदारी का सवाल नहीं था। जंगा की जमींदारी से टकराते टकराते असल में हम लोग सीख रहे थे, एक लर्निंग प्रोसेस था और कलेक्टिवली सीख रहे थे। तो गंगा की जमींदारी के खिलाफ जो 80 किलोमीटर में थी, वह आसान काम नहीं था ध्वस्त करना। और उसके अलावा जिस तरह का शोषण उस इलाके में हो रहा था, उसी तरह का शोषण पूरे गंगा क्षेत्र में 500 किलोमीटर हो रहा था। मतलब बिहार का जो इलाका राजमहल का है, वहां से शुरू करिए और इधर बक्सर तक आ जाइए, यहाँ तक भी। तो सेकेंड फेज में जो आंदोलन हुआ, वो उसमें जब इसमें सफलता मिल गई जमींदारी एबॉलिश कराने में, तो वह उसका कर दिया गया, पूरा टैक्स बंद कर दिया गया पूरे गंगा के इलाके में। तो इसकी पूरे मूवमेंट की क्राफ्टिंग में इन लोगों का और बहुत, रामशरण जी का तो है, रामचरण जी तो अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, तो सबको साथ लेके चलने का। हम लोग तो थोड़ा झगड़ भी जाते थे और थोड़ा उग्र भी हो जाते थे साथियों के प्रति, किसी बात को लेकर के बात हो जाती थी, नाराजगी हो जाती। रामचरण जी एक आजाद छे, वो सबको संभाल के चले। और यहाँ से लेकर दिल्ली तक, कलकत्ते तक किशोर घोष आए, बाद में वो जुड़े, बाद के दिनों में ये मतलब अनेक साथी। एक गांव में हम लोग वहां पे, हमको याद आ रहा है कि एक दिन एक जोगिंदर साहब, दो जोगिंदर है वहाँ, छोटा जोगिंदर है जो पार्षद बन गए हैं, उसके बड़े जोगिंदर थे, दुबले पतले, उनकी पत्नी तकिया देवी का बड़ा रोल रहा बाद के दिनों में। तो उनके यहाँ हम लोग उन्हीं के कमरे में गंगा किनारे साधारण सा पढ़ाई का था, उसी में रहते थे। तो वहीं पर एक गंगा सर, वहीं पर बातचीत हो रही थी सुबह। गंगा सैनी ने कहा कि हम कोटा से लौटे, तो वहां जो है डीसीएम फैक्ट्री से जो कचरा फेंका, पानी गिराया, तो सारी मछली इकट्ठा। और उसके बाद जो है दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे हम तो आगरा में
जमुना में मछली पकड़ते हैं, वहां पैर रखते हैं तो पैर जलने लगता है। वहां भी ये हाल है। तो फिर हम लोगों का ध्यान गया, उस समय सुपर पहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। तो मतलब इस सब की जो बहस थी इसमें से, उसमें सब लोगों का बड़ा योगदान था। जिन साथियों का मैंने नाम लिया है उसमें आशुतोष तो खैर बहुत अग्रणी थे, और सब अपने साथियों को संभाल के चल रहे। तो मेरे कुछ साथियों को उन्होंने कहा कि जरा सा देख आइए तो उसमें कितना कोयला इस्तेमाल करेगा, चार्ट बना के। उस समय खूब पब्लिसिटी करते थे कहलगांव से पत्थर स्टेशन, और गांव गांव में बनने वाला था ये। अब हम लोग समझ रहे थे कि बड़े पैमाने पर स्थापन हो, लेकिन कंपनी बिजली सुपर थर्मल पावर स्टेशन वाली अथॉरिटी कह रही थी कि 2 लाख लोगों को रोजगार, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। और उसके बाद तो उसका फिर हम लोगों ने अध्ययन किया, और देश भर में जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन थे उसका जो इम्पैक्ट है उसका स्टडी का रिपोर्ट सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट थी, उसकी रिपोर्ट का अध्ययन किया। मिर्जापुर गए, वहां अनपरा बिजली घर जाके देखा हम लोग। समझ में आ गया कि तो बर्बाद कर देगा पूरी फसल बर्बाद। तो हमको याद आ रहा है कि एक टीम बनाई और गांव गांव में गाना गाते हुए हारमोनियम लेके कुछ साथी, एक से एक अनगिनत साथी, मतलब जो गीत बना देते थे गाँव में। कम, बहुत कम पढ़े लिखे, 7वीं 8वीं में पास है, चौथी पास है। देख दिलीप तुरी थे, नहीं रहे वो। ये अस्पताल के सामने जो सड़क है उस पर बैठ के सत्तू बेचते थे, वो और उनकी पत्नी। और दिलीप तुरी एक मूवमेंट में शामिल हो गए, और दिलीप तुरी गीत लिखते थे, अद्भुत गीत लिखते थे। गंगा जी में मिले न मछरिया, केना के दिनवा जयते। तो इन सब साथियों की जो खासियत ये थी कि वो थे तो बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन अपनी प्रतिभा और ज्ञान का अहंकार। और सबसे बड़ी जो बात है कि सीखने की प्रवृत्ति थी, कि जिसको हम अनपढ़ समझते हैं या समझते हैं कि कुछ नहीं आता है, उसके पास ज्ञान। हम लोगों का मतलब उसमें रोल ये रहा कि वैचारिक रूप में हम लोगों ने कुछ किताबी चीजों को पढ़ के, किताबें तो जरूर पढ़ी, उस दौर में भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन ये है कि जनता का जो ज्ञान है उससे से कुछ जरूरी अच्छी बेहतर चीजें निकाल करके बुरी चीजों को छांटना, और बेहतर चीजों को निकाल के और उसको आर्टिकुलेट। हम लोगों का काम, साथियों का काम, इसमें इन लोगों का बड़ा योगदान रहा। आशुतोष सबका, आशुतोष, विलक्षण, अनिल सिन्हा, जिन सब लोगों का नाम, विजय, डॉक्टर विजय, ये भी गांधी विचार विभाग के प्रोफेसर हुए। और समझिए मुंगेर में किशन कालजई आए, कुमकुम आई की पत्नी, नहीं लोग अद्भुत इन लोगों ने। मुंगेर में बाद में रहने लगे किशन कालजई, तो मुंगेर में कॉलेज में थे, तो वहां ये लोग मुंगेर में भी बहुत काम किया, ग्राउंड लेवल पर भी काम किया। तो बड़ा इसमें तो ये जो है वो आशुतोष का, इसलिए बहुत सालता है, और ये चलता रहा। और जैसा किसी ने बताया होगा आपको कि एक, समझ जाइए कि एक स्कूल बन गया, और फिर बाद में बहुत सारे लोग, कुछ लोग प्रोफेसर हो गए, कुछ लोग बड़े बड़े पत्रकार हो गए इसमें से गए, और कुछ स्कूल भी गीतकार बना, हुए। स्कूल भी बना, कॉलेज भी बनाया, लेकिन कहलाता ये अनिल प्रकाश स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट ही ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा है नहीं,
ऐसा अभी तो आपने इंटरव्यू किया होगा लोगों से, तो पता चल रहा होगा कि लोगों के अंदर जो है वैचारिक रूप में आ, मतलब सबने मिलकर समझ किया, कलेक्टिव एफर्ट था। अब कोई आगे है कोई पीछे है, थोड़ा दो कदम, लेकिन इससे किसी का योगदान थोड़ा घट जाता है, और किसी के एक व्यक्ति से किसी कोई चीज खड़ी भी नहीं है, समझ नहीं। और जो कोई सोचते हैं कि खड़ी होगी। एक और बात, इंटरेस्टिंग बात आपको बता कि दरअसल ये मूवमेंट जो था, गंगा मुक्ति आंदोलन, वो हम लोगों ने खड़ा किया नहीं, हम लोगों ने ज्वाइन किया। अब आप थोड़ा चौंकेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कहती है दूसरी बात। तो असल में क्या हुआ कि कुछ साल, 4 अप्रैल को हम लोग पहली बार पहुंचे थे वहाँ। रामचंद्र जी, हम विजय, डॉक्टर विजय, वहाँ एक विजय कुमार विजय थे, साथी हैं, उनका भी बड़ा एक और भी वहाँ के बहुत सारे साथी हैं, तो जिनका योगदान रहा। तो ये कर रहे थे। बाद में हम लोगों ने एक रजिस्टर देखा, उस गांव में जब हम रहने लगे, तो उलट के देखा देखा कि वहाँ आपस के झगड़ों का फैसला आपस की पंचायत से हो रहा है। तो थोड़ा अच्छा मिला, बहुत टफ काम था। तो उसका रजिस्टर एक दिन देखा, तो उसमें मिनट्स वगैरह लिखा है। तो दो चीजें उसमें उल्लेखनीय हैं। एक 22 फरवरी को, 82 को, वहाँ एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में खलगांव के भी कुछ नौजवान लोग और दूसरे लोग और मल्लाह लोग, उस मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ कि गंगा की जमींदारी के खिलाफ में संघर्ष शुरू किया जाए। उसी में बोल दिया कि मूवमेंट वगैरह की चर्चा हुई, और उसमें तय हुआ, कहा गया कि प्रकाश को भी बुलाया जाए इसमें, उनकी मदद से। तो ये देखा मैंने। और उसके बाद 18 अप्रैल को, मार्च को, 82 को, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एक जुलूस निकला है। और एक तो ये देख के हम तो फैक्चुअली तो यही ना हुआ कि हम लोगों ने ज्वाइन किया 4 अप्रैल। इसलिए आपने जो सवाल उठाया ना, उस बहस को खत्म करने का सबसे बढ़िया हिस्टोरिकल फैक्ट है कि एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है कि कोई खड़ा कर देता है दुनिया में। तो कहा जाता है कि खड़ा कर दिया, वो खड़ा नहीं करता है। उस प्रोसेस में जो सोसाइटी में चलता रहता है, जो चेतना रहती है, भले सुषुप्त हो, कमजोर हो चेतना, आप उसको कैटेलिटिक एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, उत्प्रेरक के तौर पर। और ये बड़ा मतलब इसमें था, इसमें आशुतोष वगैरह का बहुत योगदान रहा। और बाद के दिनों में भी उस विचार को, जिसमें अब कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन खिलाफ में आवाज उठाना, जुलूस निकालना, लेख लिखना कोई कम जोखिम भरा काम नहीं था। आपस में भी बहुत सारी बहस हो रही थी और बहुत कठिन हो रहा था। मुझको याद है वहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुल गया, 8-8 काउंटर, लाखों लाख 2 लाख लोग जो है, सबको नौकरी ही लग रही थी, सबको कहा जा रहा था कि नौकरी मिले, ऐसा प्रलोभन हर जगह दिया है। लेकिन बड़ा दिलचस्प बात है कि जहां जहां भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स, हमने अनपरा में भी देखा और कई जगहों पर जाकर देखा कि लोकल लोगों को बहाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है। लोकल उड़ीसा से लाएंगे, उड़ीसा में भी मैंने देखा है कि वो बाहर से लेबर लाएंगे, बिहार से लाएंगे। अभी मतलब इतना एंटी बिहार और दौर में बम्बई वगैरह में चला था, लेकिन कंपनी वाले चाहते थे कि बिहारी सब आते। उसका कारण होता है, उसका कारण होता है कि बाहर के लोग
ज्यादा, मतलब जैसे लोकल आदमी है, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ डिमांड वगैरह को, तो पूरा गांव के लोग 500 आदमी, 1000 आदमी पहुंच जाएंगे। वो सब प्रॉब्लम इसलिए कंपनी वालों को सहूलियत होती है। तो हम लोग जानते थे कि नहीं होगा, और बिजली भी नहीं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों ने देखा कि जहां जहां थर्मल पावर स्टेशन, वहां अंधेरा। हनपरा बिजली घर गए हम लोग रात में, पता चला कि उस इलाके में बिजली नहीं रहती है रात में। है, तो अ, ये हुआ कि भाई तो बिजली मिलेगी नहीं, इससे बिजली। अब हम लोग विकल्प पर सोचने लगे क्या किया जाए। क्योंकि तो योगेंद्र वहाँ, और वो सांस्कृतिक टीम हमारी वहाँ, उठ जाग मुसाफिर भाव ढोल पई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, आ, अब जब थर्मल पावर आता, वगैरह वगैरह को लेकर कि आएगा तो ये विनाश करेगा, वो विनाश करेगा, और जो बातें उस समय पर्चे में, लेख में, इस सब में लिखे गए, वो सब अभी कहलगांव में घटित हो रहा है। चारों तरफ का इलाका राख से पट गया, जी कोई इम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, के दुखे छोड़ दीजिए। क्योंकि उसमें तो इंजीनियरिंग वगैरह, या तो ऊंची नौकरी मिलेगी तो इंजीनियर वगैरह होना चाहिए, वो तो कहाँ थे वहाँ तो। माना खेती कर रहे हैं, भैंस चला रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब फसल सब्जियों की खेती बहुत अच्छी होती, गन्ने की खेती बहुत इस इलाके में होती थी, वो लू लू ही चलता था। और सब्जियां बहुत होती थी, टमाटर इतना होता था कि पूछिए मत। हम लोग देखे हुए हैं। आप मतलब परेशान हाट पे जाते और टमाटर खरीदते तो आपको इतना टमाटर दे देगा, 1-2 रुपए का देता था कि पूछिए मत। ये हालत थी। अब वो बर्बाद हो गया वो इलाका, आम उम का बगीचा उगीचा था, सब सब खत्म हो गया अभी उस इलाके में। पूछिए आप, कौन जी रहते हैं हाँ। वहाँ, जी जी जी। पत्रकार थे, प्रोफेसर हो गए। तो एक बार उन्होंने इसी तरह की बहस चलाई थी। ये और किताब भी वही, शायद लिख रहे हैं, वो राख का पहाड़ करके कुछ। हाँ हाँ, तो वो जितनी बातें अभी सामने आई, वो सारी बातें गंगा मुक्ति आंदोलन ने उस समय उठाई। और उसको लेकर के बहुत, हमको याद है कि एक लेख लिखा था जनसत्ता में। हम्म, हम्म, जनसत्ता में हमने नहीं, किसी ने, किसी साथी ने, प्रसून लतान ने, शायद शायद प्रसून लतान, वो भी बहुत, उनका भी योगदान रहा। तो प्रसून लतान ने कुछ लिख दिया था संपादक के नाम चिट्ठी में, सुपर थर्मल पावर स्टेशन वगैरह में। तो इस पर बहुत कड़ी टिप्पणी जो है, एक हमारे मित्र की रहे हैं, सीपीएम के हैं, मतलब बाद में वो हम लोगों के समर्थक हो, लेकिन सब लोगों को लग रहा था कि विकास का विरोध विकास का। कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा उन्होंने खिलाफ में लिखा कि विकास के लोग विरोधी हैं, वगैरह वगैरह, सामंती समाज की तरफ ले जाएंगे समाज को। अब सब लोगों ने कहा कि प्रसून लतान ने भी कहा कि भाई अब जवाब तो आप ही को देना हो, आप दे दीजिए जवाब। हम लिखने से भागते थे उस जमाने में, अभी भी कम लिखते हैं, बीच में बहुत लिखने लगे। तो तबियत खराब होने की वजह से लगभग ठप है लिखना। बीच में भागलपुर से आने के बाद बहुत लिखने लगे। एक एक, एक मुझे याद है कि एक महीने में तो 8 आर्टिकल। तो उस समय छपने की भी सहूलियत थी सब जगह, जनसत्ता था, मोबाइल टाइम्स था, या और भी था, हिंदुस्तान वगैरह में भी अलग तरह के विचारों की खबरें छप सकती थी। अभी तो बहुत सारा, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता, ये क्या कहते हैं, सोशल मीडिया नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें तो आ ही नहीं पाती, इसलिए हम लोग सोचना पड़ता है। तो हमने लिख दिया। अब लंबा सा एक, प्रभात जी थे उस वक्त, तो भेज दिया। तो उन्होंने छाप दिया, कहर ढाएगा कहलगांव का बिजली का। अब उसको पढ़िएगा, कहलगांव का कहर गा, तो ठीक वही हो रहा है। अब इस पर बड़ा विरोध पूरे। अब उसके बाद दिल्ली गए, मतलब एनवायरमेंट को लेके, गांधी शांति प्रतिष्ठान में, उसमें राधा कृष्ण जी थे, तो उन्होंने बुलाया। तो हम आशुतोष भी गए।
तो वहां रहे 2-3 दिन। तो वहां पर जो डिलिब्रेशंस हुए, तो सुनीता नारायण थी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो अनिल अग्रवाल थे, अब नहीं रहे अनिल ये अग्रवाल। अब मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। हाँ, तो सुनीता ने लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स में या टाइम्स ऑफ इंडिया में, संभवतः होता है हिंदुस्तान टाइम्स, कॉलम लिख दिया इस पे, हमको quote कर दिया। अब लौटे वहां तो बवाल मच गया। मुझे सत्ता वाले एक बात में पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां था एकदम विरोध होने लगा कि हम लोग सब विरोध कर, इन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। और अब ये मोर्चा कौन लोग संभालते, तो यही आशुतोष और यही लोग जिनका नाम मैंने लिया है, यही लोग मोर्चा संभाल रहे थे पूरा। रामजी बाबू थे उस समय, उनका भी उसमें सहयोग था बहुत। तो रामजी बाबू से एक दिन उन्होंने कहा कि अनिल जी से एक टॉक दे दीजिए, एमए के विद्यार्थी, उनके गांधी विचार विभाग। तो हुआ टॉक, उसके बाद वो अपने ऑफिस में ले गया, उसके बाद चैम्बर में, और उन्होंने एक कागज दिखाया, बोले कि देखिए ना, इस पाप के जिम्मेदार हम भी हैं। क्या हुआ, तो बोले पूरे हम एमपी थे, पूरे इलाके के लोग जो है पहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विरोध में थे शुरू में। 36 गांव के लोगों ने दस्तखत करके, सैकड़ों लोगों ने हमको ये मेमोरेंडम दिया था कि आप प्रधानमंत्री को दीजिए और इसके विरोध के, कि यहाँ नहीं बने, अलग कहीं बनना है तो बना। भागलपुर यूनिवर्सिटी में गांधी विचार विभाग में हमारा टॉक कराया उन्होंने, डॉक्टर रामजी सिंह ने, रामजी बाबू अध्यक्ष थे उस समय। तो उन्होंने बताया कि 36 गांव, एक कागज दिखाया और कहा कि बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैं कर दिया था उस वक्त जब एमपी थे। 36 गांव के लोगों के दस्तखत से, हजारों लोगों के दस्तखत से उनके पास एक रिप्रेजेंटेशन आया कि प्राइम मिनिस्टर को जाकर दीजिए कि यहाँ नहीं बनना थर्मल पावर स्टेशन। लेकिन हमने उसको फाइल को बंद करके रख दिया, अभी हमारे पास सुरक्षित है। बाद में हम यहाँ के सब एमएलए और एमपी वगैरह आसपास के सबको लेके प्राइम मिनिस्टर के पास गए कि भाई ये था सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनना चाहिए, और पब्लिकली उन्होंने कहा इसको कि ये गलती हो गई। बाद में वो जागेश्वर बाबू थे, जागेश्वर मंडल, तो वो भी इसके खिलाफ थे, वो भी एमपी रह चुके थे। तो वो तो शुरू से ही इसके खिलाफ थे। तो बहुत तरह के लोगों का, तो ये आसान काम नहीं था कि आप विकास की पूरी नीति पर बहस खड़ी हुई, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पर भी हुई, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजर्स वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का, उस जमाने में 82, 83, 84 में इस बहस में थे। अब तो बात अप टू डेट हो गई है, बहस बहुत तेज हो गई है, और बहुत लोग मानने लगे हैं, सरकारें भी मानने लगी हैं, भले प्रैक्टिस में नहीं। लेकिन उस समय आसान काम नहीं था, लेकिन धारा के विरुद्ध चलना बचा, और मास मूवमेंट भी खड़ा। ये, ये और तमाम लोगों को जोड़ के, मल्लाह लोग तो उसके कोर में थे इस मूवमेंट के, लेकिन आसपास के किसान भी थे और डीजीबी और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। उसके बिना बन नहीं सकता था वो मूवमेंट। तो तो फर्टिलाइजर इस पर उस समय की बहस में आप देखिएगा, उस समय के जो आर्टिकल्स हैं या पर्चे वगैरह हैं, इसका हो गया था कि वहाँ भोपाल गैस का, वहाँ पेस्टिसाइड्स बनता था कार्बराइल नाम से, तो सेबिन नाम से बाजार में बिकता था। तो वहाँ दुर्घटना हुई, मारे गए लोग। उस जगह तो हम एक समय में आसपास में मीटिंग कर चुके थे उस इलाके में, बहुत पहले। तो तब तक हम लोगों को अंदाजा नहीं था इसको। तो उस भागलपुर को भोपाल, भागल भा, भागलपुर को भोपाल बनने से, ऐसा करके एक लंबा सा पर्चा। उस आपस में भी बहस बहुत हुई उस पर, कई साथियों का, 1-2 साथियों का उसका विरोध भी था कि हम लोग अनपॉपुलर हो जाएंगे इसको लेके, लेकिन वो बहस चली।
और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक पर्चा निकाला था, क्योंकि गंगा के जो जमींदार और ठेकेदार थे, उनके जो गूंज थे, जो वो मतलब वो उन्हीं के थ्रू एक्सप्लॉइटेशन होता था, जमींदारों की कचहरियां थी। तो सबने मिलके एक पर्चा वर्चा निकाला हम लोग गंगा के बागी भाइयों के नाम, और उनसे अपील की कि भाई आप हथियार फेंक दीजिए और आंदोलन में भी का समर्थन कीजिए और सही रास्ते पे आइए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लोग जो 8-8 हत्या कर चुके, अब किसी वजह से हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं, वो आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने बतला, बहुत लोगों ने बंदूकें फेंकी। इस पर भी बहुत बहस हुई थी कि भाई हम लोग अनपॉपुलर हो गए कि क्रिमिनल्स वगैरह को हम लोग, लेकिन उसका असर हुआ। आशुतोष का बड़ा इस तरह की चीजों को खड़ा करने में और इसको क्राफ्टिंग करने में, उसको प्रैक्टिस करने में आसान काम नहीं था, लेकिन उसको करना पड़ा। वो जिनके बारे में हम बता रहे थे, बड़ा जोगिंदर सहनी के बारे में, वो अद्भुत प्रतिभा। किसी जमाने में हम लोगों के आने से पहले वो बंदूक गिन पड़ा, और बंदूक को उसी तरह के लोगों के साथ बेचते थे। उन्होंने खुद बताया, बाद में छोड़ दिया, हम लोगों के मूवमेंट खड़ा होने के बाद उन्होंने, बहुत लोगों ने इस तरह का काम छोड़ दिया। वो नाव भी बनाना जानते, वो कार भी बनाना, टैक्सी बना ठीक करना जानते थे, चलाते भी थे। वो आपकी टूटी हुई हड्डी को छू करके जानवर के आदमी को बता देते थे कि कहाँ पर क्रैक है और कैसे प्लास्टर किया जाए। और रोज जो है उनके यहाँ 5-7 बकरियां जिसका पैर टूटा हुआ था होता था, उसको लेके लोग आते थे और उसको पट्टी बांधते। तो अद्भुत ऐसे लोग भी मूवमेंट में शामिल हुए, और सब का योगदान है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया मतलब। और महिलाओं का तो शुरू में था नहीं, रोल था मतलब, वाइट बीटिंग मतलब बहुत था। जब 4 अप्रैल को जब हम 82 को जब हम पहुंचे थे, तो जो सम्मेलन हुआ था, 36 गांव के लोग आए थे, और पहलगांव वगैरह के भागलपुर के लोग थे। तो हमने वहां एक प्रस्ताव रखा, 2 प्रस्ताव रखे, और बहसों के बाद तय हुआ कि वहां जमींदारी वगैरह के खिलाफ में संघर्ष शुरू किया। तो पहले से तय था, फिर से उसको तो हमने 2 प्रस्ताव रखे भाई। हमने कहा पहला तो ये है कि आप लोग पीना छोड़, दारू पीना। तो लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इस प्रस्ताव, क्या तो हम लोग कोशिश करेंगे कि तरह, ये एक तरह की ऑनेस्टी भी थी कि जो संकल्प करेंगे उसको पूरा करेंगे। दूसरा जो मेरा प्रस्ताव था, जो सर्वसम्मति अधिक प्रबल बहुमत से गिर गया, वो था कि भाई महिलाओं को जो घर में पत्नी को या इसको पीटते हैं, दारू खाना पसंद नहीं आया या दारू क्या है, या किसी बात पर खटपट हुई, तो पीटना बंद करें। तो इस पर कहा कि नहीं, ये बात नहीं। बाद में हुआ, बाद में प्रैक्टिस में ये हुआ, महिलाएं खड़ी खड़ी हुई है, और वाइट बीटिंग, महिलाओं का पीटना बंद हुआ, बल्कि महिलाओं का नेतृत्व में स्थान आया। हमको लगता है कि शुरू में जो, बाद में जो कमेटी बनाई गई 13 लोगों की वहां पर कहलगांव में स्थानीय, उसमें 13 में 6 महिलाएं थी। बाद में उन्हें लगा कि एक ज्यादा नहीं, और संयोजक, सह संयोजक, कोषाध्यक्ष में 2 पद महिलाओं के, और उसमें कोषाध्यक्ष तो अनिवार्य रूप से महिला। ये तो बहुत बहुत चली कि महिलाओं को हिसाब किताब रखने का कोई जरिया है नहीं, तो है नहीं। तो हमने कहा मछली बेचती है, तो हजारों रुपए का मुरकट्टी हिसाब रखती है, कोई दूसरे आदमी उनका असिस्टेंट बन जाए तो 7वां 8वां तक पढ़ा हो और वो लिख देगा। जैसे मिनिस्टर भी अपने से थोड़े करता है कुछ काम, उसका सेक्रेटरी करता है, तो उसी तरह से दूसरा आदमी करेगा। तो अधिकांश जगहों पर फिर महिलाएं हुआ।
और तो अगर आशुतोष ऐसे लोग ना होते तो ये आसान होता नहीं। आशुतोष और पूरी मंडली जो है, अब समस्या थी कि महिलाओं को कैसे, शुरू में ये समस्या थी कि महिलाओं को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो पटना से एक संघर्ष वाहिनी में एक लड़की थी, उसको हमने कहा कि भाई तुम एडमिशन ले लो। तो बोली कि हमारे पिताजी को जरा से बात कर लीजिए। तो उसके पिताजी हमको बहुत हमारे प्रति उनका बड़ा प्रेम था, तो गए चिड़िया टाप में, उनका खाना उन्हें भी खाया, फिर बोले कि वहाँ एडमिशन का तो शनिवार को चले जाते और सोमवार को, क्योंकि शुरू में महिलाओं के साथ मीटिंग करना कठिन था। मतलब वहाँ का जो माहौल था अजीब अजीब, वहाँ जब हम लोग रहने लगे तो गाँव बाजार के लोग अजीब अजीब नजरों से, बाद में उस बस्ती का, मोहल्ले का बहुत रेस्पेक्ट हो। और आप ये समझ लीजिए कि 90% शादियां उसी बस्ती में, इसलिए कि दूसरे जगह के जो बनकर लोग थे या वो वहाँ के वहाँ शादी वादी करना पसंद नहीं करते थे। और आज ये हालत हो गई कि बड़ी प्रतिष्ठा होती है लोगों की, पटना से लेकर सब जगह पे अपने बेटे बेटे को शादी, और दूसरी 22 जातियां और आपस में शादी ब्याह जो नहीं होता था। जैसे गोढ़ी है, गोढ़ी अपने को सुपीरियर समझते हैं, और बनपर है, बनपर गाँव गांधी टोला में बनपर लोग रहते हैं, सुरैया लोग रहते हैं वहाँ बटेश्वर स्थान से आगे है। तो उसके बाद ये था कि जो गूंज थे उसके जमींदारों के, उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो गंगोता जाति के थे। अब उसका भी अध्ययन किया गया था, गंगा मुक्ति आंदोलन किया था उस कि कैसे कैसे वो जमीन एक जमाने में उन्हीं की थी, 1936 के बाद से उनके हाथ से जमीन निकलती चली, और बाहर के लोगों ने आके उनका जमीन शेयर प्रॉपर बटाईदार हो, और उसी में से कुछ लोग। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शुरू शुरू में उस इलाके में जो डाकुओं के गिरोह बने, और उसके सरदार लोग भूमिहार जाति के थे ज्यादातर, और उनके जो ये लोग जो हैं गंगोता लोगों में से जो बेरोजगार लोग थे, उनको सामान ढोने उड़ने के लिए इस्तेमाल, मतलब वहाँ लूट का सामान। बाद में ये लोग भी हो गए हाथ में बंदूक, मोबाइल पर साथ में चल रहे हैं, तो सीख लिया उन्होंने। और गंगा के जमींदारों ने और ठेकेदारों ने बहुत इन लोगों का एक्सप्लॉइट किया, इनको अपना गठरी बना करके। और जो विरोध करता था, हम लोगों के आने से पहले जो एक घटना के बारे में लोग बताते हैं, वहां पे महेश घोष जो थे, गंगा दो बड़े जमींदार थे, एक 75% तो महेश घोष का था, जो के थे, वकील थे, तारकनाथ घोष के बेटा एक पोता थे, पोता साहब थे। तो और एक परमाणिक थे मुर्शिदाबाद के, कुछ पार्ट उनका था। तो अब कचहरियां थी, जमींदार हर तरह का शोषण होता था, महिलाओं से मछली आधा से ज्यादा ले ही लेते थे उससे, और भी बहुत तरह का शोषण होता था। तो वो मतलब उसको खत्म हुआ, और टैक्स करना, उसमें मारे भी गए लोग कुछ लोग। और लेकिन एक उस इलाके में अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष चला, इतना आसान काम था नहीं, लेकिन हुआ, और लोगों की प्रबल जागृति के कारण और संगठित होने के कारण हुआ। ये किसी के मतलब लीडर के कारण या मसीहा
हम सब लोगों का कुछ योगदान था, तो हम लोग कैटेलिटिक और आर्टिकुलेट कर रहे थे जो बातें वहाँ पर समाज जिसमें पॉजिटिव, ये इसका रोल यही होना चाहिए कि आप समाज में जो कमजोरियां हैं, विकृतियां हैं, उसको ठीक करें, और जो पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत साथ पॉजिटिव चीज विचार होते हैं, टुकड़े टुकड़े में होते हैं, उसको इकट्ठा करें। इसमें अफसोस जैसे लोग बड़ा मतलब मैंने एक एक जगह पर यहाँ से लेके यूनिवर्सिटी तक, पटना तक, कलकत्ता तक, बाद में आशुतोष कलकत्ता रहने लगे, तो फरक्का का सवाल, फरक्का बराज का, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल था। और एक दिन नाव पर घूम रहे थे हम लोग, तो वही छट्टू साहनी याद आ, पतले थे छट्टू साहनी, तो जोगिंदर संजय घर पर रहते थे, घर था। छट्टू साहनी ने कहा कि ये जमींदारी को तो खत्म कराएंगे हम लोग, तो भरोसा हो गया है, लेकिन फरक्का बराज को तोड़वाइए। हमने कहा फरक्का बराज को कैसे तोड़ना, क्यों क्यों तोड़वाए? तो नहीं, वो जब से फरक्का बराज बना है, भरा में मछली खत्म। कैसे खत्म हो गई? तो बोले हिल्सा और झींगा और मछली मछलियां जो है आती नहीं है, यहाँ से मछली समुद्र में नहीं जाती है, रास्ता में गेट बना हुआ है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोग बोले कि अभी तो हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। फिर हम पटना, हम भागलपुर आसपास को बोले चलो फिर आसपास मेरा डॉक्टर बिरजानी से। डॉक्टर बिरजानी बॉटनी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यूनिवर्सिटी में बॉटनी के हेड डिपार्टमेंट थे, और दत्ता मुंशी थे। दोनों ने मिलकर स्टडी रिपोर्ट, संयोग से स्टडी रिपोर्ट हम लोगों के पास नहीं है, रखा पर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ, हमने बाद में जो हाँ इधर के दिनों में 2-3 साल पहले, 4 साल पहले हमने वहाँ फोन करके उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी डिपार्टमेंट सब हम लोगों से जुड़ गया था उस समय पे, बाद में वीसी भी बने हैं बॉटनी में, तो उनको हमने कहा वो जरा खुजवाइए, तो वो मिला नहीं, कूड़े में किसी ने बच दिया। उस समय ऑनलाइन तो रहता नहीं थी, रहती नहीं थी। तो दत्ता मुंशी को मैंने बताया, सॉरी डॉक्टर बिरयामी से मिलते, बड़ा सरल व्यक्ति थे, इतने बड़े वो साइंटिस्ट थे नहीं, बड़े सरल व्यक्ति थे और सहज और सामाजिक। तो हम मिले उनसे, बड़ा सहजता से मिले और बहस की। हम बराबर जाते थे, कभी कभी वो हम लोग को बुलाते थे अपने डिपार्टमेंट में चर्चाओं में शामिल होने के लिए, जबकि हमारा फिजिक्स का बैकग्राउंड रहा है, पढ़ाई लिखाई के जमाने में बॉटनी जियोलॉजी का रहा नहीं था। लेकिन गंगा को लेकर के जो हम लोग काम करने लगे, सवाल उठे, तो उनको उनका भी रिपोर्ट पढ़ी, और जो बात मल्ला लोग कर रहे थे टैली कर, हाँ। तो उनके पास गए जो सिविल इंजीनियरिंग के थे, तो हमने कहा कि फिश ऑर्डर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। बोले एक स्ट्रक्चर होता है बराज के अंदर, जो सीढ़ी दर सीढ़ी बनी रहती है, और उसी से रुक रुक करके मछली ऊपर आती है और नीचे भी जाती है, तो उल्टी धार में चलती है मछली। तो हमने कहा कि, और एक रिपोर्ट दी उन्होंने, कहा कि इसको पढ़ जाइए। वो लाए, कलेक्टिवली हम लोग बहस करते थे, पढ़ते थे, मतलब एक तरह की शोध यात्रा थी। उसके बाद जो है समझ में आया कि बराज के विरोध, तो पहली बार हमको लगता है कि जब मीटिंग में ये फरक्का बराज के खिलाफ में, तो दुविधा थी बहुत, लेकिन बाद में प्रस्ताव पास हुआ फरक्का बराज को हटाने का, क्योंकि बाद में अध्ययन किया हम लोगों ने, देखा कि बराज बनने से पहले वहाँ 100-150 फीट गंगा में बाढ़ के समय उड़ाही हो जाती थी, गंगा में उड़ाही हो जाती थी, तो गंगा का लेवल जो है, और सहायक नदियों की, और बराज बनने के बाद वो सीट का डिपोजिशन, हम लोग गए पूरा एक टीम लेकर के, मेरा ख्याल है कि 800 और
पूरा साहेबगंज से लेकर के फरक्का वरक्का मालदा वगैरह के इलाके में पूरा घूम के आए। उसकी रिपोर्ट अंग्रेजी में कुछ, हिंदी में, फिर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया। संयोग से वो होगा कहीं पर तो होगी रिपोर्ट वो। मैंने हिंदी में ही थी तो दिल्ली में गए तो वहाँ कहा कि इसको अंग्रेजी में भी कर दीजिए। किसी ने वेबसाइट वगैरह पर डाल दिया, उस समय शुरू हो गया था वेबसाइट वगैरह, तो कहीं मिल जाता है तो रिपोर्ट का उपयोग। तो ये कर रहे थे कि ये सब सिलसिला रहा, और मतलब इसलिए आशुतोष को भूल पाना संभव नहीं होगा। और अद्भुत जीनियस आदमी थे। भागलपुर जब वहाँ चले गए कालिम्पोंग, उसके बाद सब तब भी संपर्क उनसे बना रहा। कलकत्ता में तो एक बार हम गए थे तो कलकत्ता में एक गोष्ठी 2 दिन की फरक्का को लेकर के, इसमें मालदा से भी लोग आए, इधर से भी गंगा क्षेत्र से भी, बिहार वगैरह से भी गए लोग, और वहाँ के तमाम एक्सपर्ट्स आए, शांति निकेतन के लोग गए आए, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भी आए, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी आए, और 2 दिन चली बहस। मुझको लगता है उसमें मनोज भी आ गए थे, मनोज पत्रकार है गुवाहाटी में, मनोज जाना वो भी उसका योगदान रहा। तो उसमें आशुतोष का उसको पूरा माहौल बनाने में कलकत्ता में, वहां जाके पता चला कि अरे कलकत्ता में जो विरोध होता था कि नहीं फरक्का को ये इंटैक्ट रखा जाए, तो कि पानी चाहिए मिलता है, तो वहां तो जाता ही नहीं, वहां तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्योंकि फरक्का पॉइंट पर जाइएगा तो दाहिने साइड में एक नहर जैसा, 300 साल पहले, 350 साल पहले वही गंगा की मुख्य धारा थी, कलकत्ता तक जाती। लेकिन बाद में वो भर गई, उसका भी नाम संयोग से भागीरथी। और तो उसका वहां से हम लोग वहां से भी आए थे। तो अफसोस आए थे हमारे साथ वहां से, मालदा वगैरह। तो वो तो पूरा ये हुगली, ये जो पोर्ट है कलकत्ता पोर्ट, वो तो भर गया। और नतीजा हुआ कि बड़े जहाजों का आना जाना हो, तो हल्दिया में बाद में पोर्ट बनाना पड़ा, उसी वजह से बनाना पड़ा। तो उसी में से फिर हम लोगों ने मिलके स्टडी किया इसका, क्या कहते हैं, झारखंड के जो उस समय दक्षिण बिहार था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जब बना था तो उसके बाद से वो क्या हुआ कि प्रॉब्लम बनाया इसलिए गया कि वहाँ थर्मल पावर स्टेशन बनाया जाएगा, पानी का स्टोरेज। और बड़ा, मैंने आपको जान के अजीब लगेगा, जब उस समय अध्ययन किया हम लोगों ने तो देखा क्या कि बंगाल मतलब अमेरिका में जो पुराने हो चुके थे, फेल हो चुके थे थर्मल पावर स्टेशन, उसको डंप किया गया। असल में आर्थर ई मॉर्गन थे जिनको यहाँ पर ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट का हेड बनाया। तो वो टीवीसी हुआ, टीवीए, टेनेसी वैली अथॉरिटी, तो वहां सारा फेल हो गया था, सब थर्मल पावर स्टेशन में फेल हो गया, और बराज भी, डैम सब फेल हो गया। उसको, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसका जो मशीनरी थी उसको यहाँ डंप किया। नतीजा है कि क्या होता है, मतलब कहीं आप तिलैया डैम को जाकर देखा, ये हम तो गए थे उस वक्त, 4 मेगावाट जनरेशन हो रहा था, कहीं 20 मेगावाट, कहीं 40 मेगावाट, माने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से कुछ भी नहीं। तो और उसके कारण अनिल प्रकाश जी को जितना सुनते जाइए उतना ही कम लगता है। अभी हम लोग डॉक्टर आशुतोष को याद करने बैठे हैं, और जेपी आंदोलन में एक नारा लगा करता था, अंधेरे में एक प्रकाश जय प्रकाश। तो पूरे गंगा मुक्ति आंदोलन के
प्रकाश के रूप में जिनसे मैंने जिनको कहा जा सकता है, तो गंगा मुक्ति आंदोलन का एक प्रकाश अनिल प्रकाश। तो ये स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मगरुआ के बदकही बहुत लोगों से हुई है। सब लोग बस चूंकि विनम्रता होती है इस पीढ़ी में, अपनी बात हमने किया वाला तो पीढ़ी नहीं है अभी। जो अब जो लोग आए हैं उनको लगता है कि 2014 के बाद ही इतिहास की शुरुआत हुई है, लेकिन ये जो 1977 वाली पीढ़ी, हालांकि दावा उनका भी है सर कि हम भी 1977 में थे, जो कि 2014 में के बाद इतिहास बनाने की बात करते हैं, इतिहास के शुरुआत की बात करते हैं। सर कुछ सवाल था मेरा। बोलिए। सवाल ये था कि गंगा की समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं। कहलगांव, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो उस समय मुद्दा उठाते थे हम लोग, अब वो विकराल रूप ले चुका है। जो निष्कर्ष के नतीजे सामने आते थे, अब देख रहे हैं कि वही सब हो रहा है। युवाओं की पीढ़ी कहाँ है? जो वर्तमान युवाओं की पीढ़ी है, अनिल प्रकाश को तो आशुतोष मिल गए, योगेंद्र मिल गए, ये प्रभाकर जी मिल गए, और भी बाकी सारे साथी मिले। क्या कोई अनिल प्रकाश नहीं है इसलिए युवा उसके चारों तरफ केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा आप कह नहीं सकते हैं। मतलब अलग अलग मुद्दों पर आज भी मतलब लोग सक्रिय हैं। छोटे छोटे, जहां तक हमको सूचना है, हम बहुत सक्रिय नहीं हैं स्वास्थ्य के कारण, और लेकिन जो जानकारी है इस मुद्दे को लेके हो कि नहीं, लेकिन जागृति है अलग अलग तरीके से। बस में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे अभी कि क्या क्या है मुद्दे हैं, लेकिन फेज होता है किसी चीज का। और मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस फ्रेम में सोच रहे थे उसी फ्रेम में नई पीढ़ी सोचे, थोड़ा अलग फ्रेम में भी सोच सकती है। लेकिन वो मुद्दे जो थे, जो विचार था, वो तो स्प्रेड हुआ। और पूरा उत्तराखंड में देखिए टनल बनाया सबका। तो हम लोग जब सुंदरलाल बहुगुणा जी थी, पदयात्रा भी की थी उन्होंने, और पूरे गंगा क्षेत्र में, और हम लोग तो जुड़े हुए थे मतलब चीको वगैरह वाले, और घनिष्ठ संबंध था पूरा। बनारस में भी हम लोग, तो वो मुद्दे लोग जगह जगह उठा रहे हैं। और बहस जो है और कुछ छद्म रूप में भी उठाया है, सरकारों ने उठाया है, किया तो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उठाया नहीं। से एक बात को बता दें नदियों के बारे में और गंगा के बारे में, एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा गया था, लिखा था, मेरा ख्याल है कि भास्कर में सब भास्कर ने मान के छापा, मुझे लगता है भास्कर ने या नहीं दुनिया में, बहुत पहले, तो पता नहीं होगी कि नहीं, नेट का जमाना होगा, आगे आ गया था। तो उसमें ये है कि वो टाइटल ही दिया है, गंगा को, नदियों को जो है, गंगा को साफ करने की जरूरत है, इसको गंगा मत कीजिए, उन कारणों को समाप्त कर दीजिए जिन कारणों से गंगा में। और उसी समय सोलर, अभी तो सोलर की बात बहुत हो रही है, उसी समय सोलर पावर स्टेशन बनाने के लिए हमको याद है जब हम लोग दिल्ली गए थे, और वहां लोगों से आग्रह किया कि भैया पहलगांव में एक छोटा सा बिजली घर बना सोलर से। और सर उस समय टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं हुई थी सोलर वाली, लेकिन फिर भी होने लगा। फिर हम गए वहां पटना में, पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल, और हम लोग गए, हमने कहा कि भैया ऐसे ऐसे है। वो जानते तो थे ही अखबार अखबार से, और हमारे साथियों से भी जानते हो। तो वो बोले कि, तो बोले हम
आप एक पटना में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जला रहे हैं बायोगैस से, तो आप ऐसा करिए कि गंगा किनारे एक 200-300 हमको शौचालय दिखा दीजिए, और वहां जो है, और पैसा मत दीजिए वहां से, और वहां से बिजली आप बनाइए, छोटा बिजली घर, जैसे आप स्ट्रीट लाइट जलाते थे उसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप बिहार में और कहीं भी कह दीजिए, हम लगा देते, किस जगह कहीं हम लगा देते, कहलगांव हम नहीं। आप समझ सकते हैं कि हम समझ, आप सब समझ कारण रहे हैं क्या। सर। हाँ, उस वक्त ज्यादा बहस नहीं हुई है, सब अपने आप समझने की कोशिश कीजिए। जी जी। हम वहां नहीं बाद में लगाते बात हैं, भी, मगर ये बाद में क्या मैं था, 10 जगह। बाद में मैंने उनसे सवाल भी किया था कि आप जो दुनिया भर में, आप पूरे देश भर में कर रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं किए? तो जो जवाब आपको दिए थे वही जवाब मंगरुआ को भी दिए कि समझ ही रहे हैं। तो समझने एक समझने के बीच माने ये कोर्ट के बीच में बहुत कुछ समझा जा सकता है। बिंदेश्वर एक पाठक से इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। बिंदेश्वर हम्म, पाठक से मैंने पूछा था कि आप इतना कर रहे हैं, आप अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? हम्म। तो जो जवाब आपके लिए था, आप समझ रहे हैं। तो वही चीज, बेचारे उनकी भी अपनी सीमा होगी, नहीं कर हाँ पा हाँ, रहे हैं। जरूरत थी, मतलब टकराना था वहां लगाने का मतलब, सीधे सीधे टकराना, जैसे जी जी जी। जो उनके लिए संभव नहीं था, और हम उसके लिए कोई उनसे शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं कि हर जी चीज, सर। सबकी मर्यादा होती है। बातचीत को सर अब कंक्लूड किया जाए। एक हाँ और चीज कहेंगे कि जिनको माँ गंगा ने बुलाया था, वो तो बनारस से लेके हल्दिया तक चलवा रहे हैं जहाज, लेकिन जहाज बीच में फंस जा रहा है। वो जो फरक्का की बात की है, आप गंगा के साफ सफाई की बात किए, तो माँ गंगा ने तो बुला दिया, और हल्दिया, ये क्या ना, बनारस से हल्दिया तक बड़े बड़े मालवाहक जहाज भी चल रहे हैं, लेकिन गंगा को साफ नहीं कर पाए सर। आप लोग खाली देखिए, आवाज बताते हैं, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बात। पहली बात है कि गंगा को साफ करना संभव नहीं है। गंगा को आप गंदा मत कीजिए, फरक्का को क्लियर करिए, गंगा नदी खुद उड़ाही कर ले। 100-150, गंगा ही नहीं, सहायक नदियों में जो फ्लड वगैरह का जो प्रॉब्लम है, इस बीच में बड़ा एक जानकारी देते हैं आपको, ध्यान में खाली दिला दें, जानकारी तो गई कि जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से लेके वहां तक हम 18 बराज बनाएंगे गंगा में, और बराज बनाएंगे। पानी, एक सिस्टम होता है कि पानी को एक कुआं की तरह बनाते हैं, उसमें जहाज ले जाते हैं, और जहाज को उठा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, और फिर उधर चला जाता है जहाज, ऊपर या नीचे। ये अमेरिका वगैरह में बहुत जगह बना है, और बहुत जगह सिस्टम फेल कर सिस्टम फेल कर गया, और वहां डिकमिश्निंग उसकी कराई जा रही है। और ये डिकमिश्निंग में भी बहुत खर्चा लगता है, वही कंपनियां जो बराज बनाती हैं वही डिकमिश्निंग भी करती है। और तो हम लोगों ने इसका कॉर्पोरेट बहुत विरोध, कॉर्पोरेट का पूरा चक्र है सर। तो उसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया, और कहा कि इससे पूरा बर्बाद हो जाएगा गंगा। और आप तो वो कोर्ट भी गए हम लोग, लेकिन वो मामला जो है अभी वो इतना आसान नहीं है कि वो करें। तो वो किनारा बनाने से उसको, और जहाज चलाने की कोशिश से थोड़े होने वाला है। वो असल में बराज बना नहीं पाएंगे, विज प्रैक्टिकल भी नहीं था। हर जगह बनारस में बनाने वाले थे, इलाहाबाद में बनाने वाले थे, मतलब 17-18 जगह बनाने वाले थे, लेकिन अभी तक तो नहीं बना पाए। और बना दे तो बहुत भयानक डिजास्टर होगा उसकी वजह से। गंगा में तो होगा ही, गंगा के किनारे जो पूरे नॉर्थ बिहार से लेकर साउथ बिहार, बिहार के बहुत सारे इलाकों में होगा। और अभी की समय की मर्यादा में अ, आपको कुल मिला के ये कहना है कि ये सारी जो विमर्श था ना, और मतलब सिंथेसिस था विचार, वो सारा मैं अफसोस का
का बहुत प्रखर योगदान रहा है और बाद में भी रहा है, लगातार रहा है। और सब वो विचार स्प्रेड हुआ है अलग अलग रूपों में, और ये तो मतलब कंसिस्टेंट लड़ाई है, ये तो चलती रहेगी। और दूसरी बात है कि एक व्यक्ति या एक समूह जितना दूर तक चल सकता है चलता है, लेकिन विचार तो स्प्रेड होता है, विचार फैल जाता है, चेतना फैल जाती है, कोई ना कोई समूह ग्रुप खड़ा होता है। और हमें आशा है कि ये मतलब भविष्य भारत का बढ़िया होगा। और काफी भोग चुके लोग, उसी समय हम लोग ये हाइब्रिड सीड्स वगैरह के खिलाफ में, अभी हो रहा है मोटा अनाज खाओ। हमको लगता है उस समय के हम याद है जनसत्ता में एक आर्टिकल लिखा गया था कि ये सब अनाज खाने से पानी का समस्या है, क्योंकि पानी का बहुत ओवर यूज एग्रीकल्चर में हो रहा है। ये सारा डिबेट उस समय गंगा मुक्ति आंदोलन में कायदे से तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। अनिल प्रकाश जी को सुनते हुए ये महसूस कर रहे होंगे कि गंगा की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाले युवा सिर्फ गंगा मुक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गंगा को कोई मुक्त करा भी नहीं सकता, बस करना ये है कि गंगा को गंदा नहीं करना है, बाकी तो सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। कई फ्रंट पे लड़ रहे थे। गंगा के निर्मलता के जरिए कई फ्रंट पे लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई अभी भी जारी है। मैं समझता हूँ डॉक्टर आशुतोष के अचानक चले जाने से अनिल प्रकाश जी के मन पे अभी क्या गुजर रहा होगा, लेकिन जीवन है, चलता रहता है। कभी कोई राह दिखाता है, संगी साथी जुड़ते हैं, जैसा कि अनिल प्रकाश जी ने खुद कहा कि ये सतत लड़ाई है, ये चलती ही जाएगी। जीतने का भरोसा जब लड़ाई शुरू कर रहे थे तब था सर, या हम्म हारने का हम्म। या हारने का नहीं डर सता रहा था। नहीं, डर कभी नहीं रहा। मतलब हम लोग तो कुछ मामलों में तो सफल ही हुए ना। पूरे गंगा की जमींदारी खत्म हो गई, 500 किलोमीटर में टैक्स बंद हुआ, फिर जमींदार पूरा सिस्टम मतलब फ्री फिशिंग हुआ। हालांकि तय हुआ था गवर्नमेंट के साथ हम लोगों का यही कि सभी नदियों में करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हम लोगों का वीकनेस था कि उनके ऑर्गेनाइजेशन वहाँ था नहीं। हमको याद है जब जिस दिन फाइनल बातचीत हुई है लालू यादव से उनके बुलावे पर, तो वो तेज आंदोलन चल रहा था, पूरा टैक्स बंद था 500 किलोमीटर में। तो मुलाकात हुई थी हम लोग। पहली बात तो ये है कि आशुतोष जैसे साथी का मिलना बड़ा दुर्लभ और अनमोल व्यक्ति रहे हैं, हमारे ही लिए नहीं, समाज के लिए। और अपने अब देखिए कि उन्होंने कलकत्ता में भी ऐसा उनका साहित्यिक और सांस्कृतिक मतलब समूहों में और लोगों में कितना अ, और उनके जो सहज आदमी होना जरा कठिन है, उनके खो जाने का तो। लेकिन हम आशा रखेंगे कि नई पीढ़ी के लोग जो है उनके जैसे लोगों से कुछ उनके व्यक्तित्व से सीखेंगे, समझेंगे और आत्म प्रचार से बहुत दूर रहेंगे। ये भी बड़ा मतलब, और दूसरे साथियों को आगे करना और ये करना, ये सब उस आदमी में खूबी थी। और बहुत ही शुरू के दिनों में पढ़ाई लिखाई भी बहुत कठिनाई से आर्थिक दिक्कत में किया। प्रेम प्रभाकर ने भी, और प्रेम प्रभाकर तो बीड़ी बनाते थे जब उन्होंने मतलब, और करते करते उन्होंने पढ़ाई की, पत्रकारिता की, गुलामी की। आशुतोष भी अपने मुश्किल से सब कठिनाई से जूझते हुए आगे बढ़े थे। और मतलब बहुत बड़ा योगदान जी, तो सर नमस्कार सर। था।